पहले हिरासत में आनन फानन में 6 लोगों को लेकर पूछताछ करने की बात कह रही पुलिस ने पहले अज्ञात के खिलाफ तहरीर के आधार पर मुकदमा किया। इसके बाद कोर्ट में पुलिस ने 5 लोगों को ही पेश किया। मामला यूपी के पूर्व बसपा सरकार के कद्दावर कैबिनेट मिनिस्टर से जुड़ा है और पुलिस इसलिए भी दबाव में और बैकफुट पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने पूर्व मुख्यमंत्री निशंक के आवास पर हुई घटना को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि हालांकि ये कोई पूर्व नियोजित घटना या बवाल नहीं था, लेकिन फिर भी पूर्व सीएम के आवास पर इस प्रकार किसी का घुसना चिंताजनक है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि सीएम ने गृह विभाग की एक बैठक सोमवार को सचिवालय में बुलाई है। हरिद्वार नजीबाबाद मार्ग पर रविवार दोपहर लोडेड ट्रक और रोडवेज बस की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना यहां के श्यामपुर थाना क्षेत्र स्थित कांगड़ी के पास की है। कोटद्वार से उत्तराखंड परिवहन निगम की बस देहरादून जा रही थी कि तभी सामने से आ रहा लोडेड ट्रक अनियंत्रित हो गया और बस से जा टकराया। देहरादून के दरबार साहिब द्वारा आयोजित होने वाले प्रसिद्ध झंडे मेले में रविवार को पूरे धूमधाम से झंडे जी का आरोहण किया गया। दरबार साहिब के महंत देवेंद्र दास के दिशा निर्देशन में लाखों श्रद्धालुओं के जयकारों के बीच झंडारोहण हुआ। 92 फीट ऊंचे झंडे पर पहले मोहाली के नरेंद्र सिंह द्वारा दर्शी गिलाफ चढ़ाया गया, जिसके बाद झंडे जी का आरोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। झंडारोहण होने पर दरबार साहिब परिसर ढोल नगाड़ों पर झूमती संगतों के जयकारों से गूंज उठा और सभी ने एक दूसरे को इस पवित्र अवसर पर मुबारकबाद दी। हल्द्वानी पुलिस और एसओजी ने एक अंतर्राज्यीय वाहन लूट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 5 लुटेरे यूपी के रामपुर और बरेली के रहने वाले हैं, जिनके पास पुलिस को 2 असलहे, चाकू और मोबाइल फोन मिले हैं। इसके साथ ही 12 मार्च को हल्द्वानी में लूटा गया ट्रक भी बरामद हुआ है। गिरोह का सरगना नानू रामपुर का रहने वाला है, जिसके ऊपर रामपुर और बरेली में मुकदमे दर्ज है। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार शाम 8:30 बजे और रात 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां रोक है। सत्ता सियासत क्या होगा, बादलों की ओर। हर जगह की। ईटीवी न्यूज लखनऊ, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ईटीवी न्यूज। देश में बढ़ती हुई महंगाई की मार झेल रहे लोगों को आज से अपनी जेब और ढीली करनी होगी। छुट्टियों में घर जाना हो या फिर अपने लिए सपनों का घर बनाना हो, रेस्तरां में खाना हो, हर चीज आज से महंगी हो गई है। रेल और वित्त मंत्रालय द्वारा इस साल पेश किए गए बजट का असर आज से दिखना शुरू हो गया है। रेल बजट में घोषित बढ़ोतरी आज से लागू हो गई है। इस इजाफे के बाद आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट चार्ज, टिकट रद्दीकरण चार्ज सहित कई अन्य शुल्क बढ़ गए हैं। हालांकि सामान्य किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं अगर आपके दिल में मोबाइल फोन खरीदने की चाहत हो या टेलीविजन देखने के लिए घर में सेट टॉप बॉक्स लगाना हो, इसके लिए भी ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के आज 50 साल पूरे हो गए हैं। देश की आजादी के बाद सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का गठन किया गया था, जिसे बाद में 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई में तब्दील कर दिया गया। इस दौरान इस संस्थान को न केवल देश की सबसे विश्वसनीय जांच एजेंसी होने का गौरव हासिल हुआ,
बल्कि कई मौकों पर इस संस्थान ने सभी को चौंकाते हुए अनसुलझे मामलों को भी सही दिशा देकर एक मानक स्थापित किया। लेकिन समय के साथ साथ इस संस्थान को भी संदेह की नजर से देखा जाने लगा है। राजनीतिक दलों द्वारा लगाए जाने वाले आरोप और सीबीआई की कार्यशैली से उन आरोपों को बल मिलता है। सीबीआई पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि संस्था महज केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर रह गई है। मिशन 2014 को हासिल करने के लिए भाजपा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अगुवाई में पार्टी की नई टीम आगामी आम चुनाव में कांग्रेस से दो हाथ करेगी। राजनाथ की इस नई टीम में गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदार नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। मोदी पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई संसदीय बोर्ड के सदस्य होंगे। वहीं नए चेहरों के तौर पर वरुण गांधी, अमित शाह, मुरलीधर राव और राजीव प्रताप रूडी के नाम शामिल हैं। इन सभी को महासचिव बनाया गया है। इसके साथ ही नितिन गडकरी की टीम में महासचिव रहे अनंत कुमार, रामलाल, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान और थावरचंद गहलोत सरीखे चेहरे अपनी पुरानी हैसियत पर बने रहेंगे, जबकि उमा भारती, डॉक्टर सीपी ठाकुर और प्रभात झा नए उपाध्यक्ष होंगे। मुख्तार अब्बास नकवी पहले की तरह उपाध्यक्ष बने रहेंगे। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की कमान छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सांसद सरोज पांडे को सौंपा गया है, जबकि युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर अनुराग ठाकुर बने रहेंगे। भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने नरेंद्र मोदी के पार्टी के संसदीय बोर्ड में शामिल होने को स्वाभाविक बताया है। सीतारमण ने कहा कि उन्होंने गुजरात में बेहतरीन काम करके दिखाया है और भाजपा के कार्यकर्ता काफी समय से उम्मीद लगाए थे कि मोदी केंद्रीय नेतृत्व में आए। सीतारमण ने कहा कि नई टीम में सभी तरह के अनुभवी नेताओं, हर वर्ग और हर उम्र के लोगों को तरजीह दी गई है। तो टीम भाजपा के नए उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि संघर्ष, समरसता और सुशासन के संकल्प के साथ यही टीम आगामी आम चुनाव में भाजपा की विजय पताका फहराएगी। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने भाजपा की नई टीम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भाजपा बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। सिब्बल ने कहा कि भाजपा नैतिकता की बात करती है, लेकिन उसने मोदी के करीबी अमित शाह को महासचिव बनाया है, जिसके खिलाफ गंभीर मुकदमे चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा की केंद्रीय समिति में मोदी को शामिल करने को भाजपा के लिए चुनौती बताया है। सिब्बल ने कहा कि अब लड़ाई भाजपा और मोदी के बीच है। तो कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि 2014 के आम चुनाव से पहले भाजपा की नई टीम की असल परीक्षा कर्नाटक में होगी। हालांकि अल्वी ने भाजपा की टीम गठन को उसका अंदरूनी मसला करार दिया। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हांगकांग, सिंगापुर और यूरोप के बाद वित्त मंत्री पी चिदम्बरम आज जापान की यात्रा पर जा रहे हैं। अपनी 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान चिदम्बरम अपने जापानी समकक्ष और निवेशकों से मुलाकात करेंगे और भारत में निवेश के लिए जापान को आमंत्रित करेंगे। वित्त सचिव अरविंद मायाराम और मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम रंजन भी वित्त मंत्री के साथ जापान जाएंगे। दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल घोटाला मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने स्विस टाइमिंग कंपनी के 3 अधिकारियों के खिलाफ समन भेजा है। यह समन 2 जुलाई के लिए जारी किया गया है। सीडब्ल्यूजी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने समन की कॉपी गृह मंत्रालय को भेज दी है। दरअसल दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति के अध्यक्ष रहे सुरेश कलमाड़ी पर मामले में ट्रायल चल रहा है, जिन पर पद पर रहते हुए देश का करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने रविवार को पंजाब के अमृतसर से अपनी जनतंत्र यात्रा की शुरुआत की। राया में रैली को संबोधित करते हुए अन्ना ने कहा कि जनतंत्र मोर्चा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा और न ही किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करेगा। साथ ही अन्ना ने कहा कि सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होने वाला, अब व्यवस्था परिवर्तन होना जरूरी है, जिसके लिए जनमोर्चा पूरे देश में घूमकर लोगों को जागरूक करेगा। वह यात्रा शुरू करने से पहले अन्ना हजारे ने जलियांवाला बाग जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली वासियों के बिजली बिल में हुई गड़बड़ी को सुधारने के लिए आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा है, जिस पर करीब 6.5 लाख दिल्ली वासियों के हस्ताक्षर हैं। आप पार्टी के कार्यकर्ता आज इस पत्र को दिल्ली के मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और बिजली के बिलों में हुई गड़बड़ी को सुधारने की मांग करेंगे। दिल्ली में बिजली के बिलों में हुई गड़बड़ी के खिलाफ अनशन कर रहे आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के अनशन का रविवार को 9वां दिन था। केजरीवाल की मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक उनकी सेहत लगातार स्थिर बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल के सहयोगी कुमार विश्वास ने
काटजू के बयान को बेसिर का बयान करार दिया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी से जाति पूछे जाने के मुद्दे पर कुमार विश्वास ने कहा कि काटजू भारत की मूल संरचना के काफी दूर जा चुके हैं, वह देश की मूल बनावट की समझ नहीं है। सैयद लियाकत शाह मामले पर हो रही बयानबाजी पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी अशोक प्रसाद ने कहा कि बगैर जांच रिपोर्ट के किसी व्यक्ति को आतंकी या निर्दोष बताना सही नहीं है। लियाकत मामले में दिल्ली पुलिस और एनआईए जांच कर रही है। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस उचित कदम उठाएगी। दिल्ली के नामी बिल्डर और बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज हत्या मामले में पुलिस ने रविवार को अमित नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया है। वारदात के समय अमित स्काडा कार चला रहा था। अमित दीपक भारद्वाज के हत्यारों का दोस्त है। पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज जारी किया है उसमें वारदात के वक्त सीसीटीवी फुटेज में 2 हत्यारे दिख रहे थे और अमित गाड़ी चला रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस के हाथ खाली ही हैं और हत्यारे अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। पुलिस ने इससे पहले जिन 4 लोगों को हिरासत में लिया था उसे भी पूछताछ के बाद छोड़ दिया। मुंबई क्रिकेट संघ द्वारा कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान पर लगाया गया 5 साल का प्रतिबंध जारी रहेगा, जिसके चलते शाहरुख इस साल वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले मैच में शामिल नहीं हो पाएंगे। गौरतलब है कि वानखेड़े स्टेडियम में सुरक्षाकर्मियों से भिड़ंत के मामले में एमसीए की प्रबंध समिति ने बीते साल 18 मई को वानखेड़े में शाहरुख के प्रवेश पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर जेसी राइडर की हालत में सुधार हुआ है। राइडर के मैनेजर एरॉन ली ने बताया कि राइडर कोमा से बाहर आ गए हैं और उन्होंने अपने परिवार वालों से बात भी की है। ली ने बताया कि राइडर को हमले से जुड़ी कोई भी बात याद नहीं है। वहीं राइडर की सलामती के लिए राइडर के प्रशंसक लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पहले क्राइस्ट चर्च के एक बार में जेसी राइडर पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके चलते राइडर कोमा में चले गए थे। दक्षिणी अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। दुनिया भर में उनके चाहने वाले उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। रविवार को जोहान्सबर्ग में सैकड़ों लोग एक जगह इकट्ठा होकर अपने प्रिय नेता के स्वस्थ होने की दुआ की। रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेता मंडेला की बीते बुधवार को फेफड़े में संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद से उनकी हालत नाजुक बताई जाती है। मोरक्को की राजधानी रबात में कई ट्रेड यूनियन ने एक साथ मिलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही ट्रेड यूनियन ने सरकार पर मजदूरों के हितों को दरकिनार करने का आरोप लगाया। ट्रेड यूनियन का कहना है कि सरकार की खराब नीतियों के चलते मोरक्को की अर्थव्यवस्था बहुत ही गंभीर स्थिति में है। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार शाम 8:30 बजे और रात 11:30 बजे। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी श्रद्धा। आज हम करेंगे अश्वासन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। नौका संचालन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों को सामने से खोल लेंगे। अब अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बना लेंगे और पूरा लंबा श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर करेंगे। श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए
दोनों हाथों को पैरों से आगे निकालने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे शरीर को पूरा आगे और पीछे की ओर ले जाने की। कोशिश करेंगे घुटने जमीन से ऊपर नहीं उठ पाए। हाथों को पूरा ऊपर करते हुए श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए दिखाएंगे। विपरीत दिशा से भी करेंगे। अब श्वास की प्रक्रिया वही रहेगी, अर्थात श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और श्वास लेते हुए वापस पीछे की तरफ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे घुटने से पैर को ऊपर नहीं उठने देंगे। घुटने बिल्कुल सीधे रखे हुए और शरीर को पूरा आगे और पूरा पीछे की तरफ झुकाएंगे। रिलैक्स करेंगे, विश्राम। अश्वासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर मिला के रखेंगे, अपने शरीर को बिल्कुल एक सीध में लेटाते हुए अब धीरे धीरे एक एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे और अपने दोनों पैरों से कैंचीनुमा आकृति बनाएंगे, अर्थात एक पैर को दूसरे पैर में फंसा लेंगे, दोनों हाथ कंधे की सीध में फैला लेंगे, अर्थात हथेलियों का रुख जमीन पर रहे। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए बाईं तरफ अर्थात लेफ्ट साइड में पैरों को ले जाएंगे, विपरीत दिशा में देखेंगे। इस तरह से बदल बदल के करेंगे। अब दाहिनी तरफ आ जाएं, गर्दन को पैरों के विपरीत दिशा में रखेंगे और अधिकतम स्पाइन की ट्विस्टिंग करने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रखें फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स पे रुके भी, और जब बाईं या दाईं तरफ जाएं तो उस समय श्वास को बाहर निकालें और जब बीच में लेकर आए पैरों को उस समय श्वास को लें और जिस तरफ पैर ले जा रहे हैं उससे विपरीत दिशा में देखें। और जो कमर पर ट्विस्टिंग हो रही है उसे महसूस भी करते रहें। मुंह बंद रखें। अब बदल कर करेंगे, अर्थात अपना बायां पैर ऊपर की तरफ और दायां पैर नीचे, इस तरह से करते रहें। फिर से फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स रुकने की कोशिश करें और जो ट्विस्टिंग हो रहा है कमर से उसे महसूस भी करते रहें। हथेलियों का रुख जमीन पे रहेगा। और श्वास का भी विशेष तौर से ध्यान रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए बाईं या दाईं तरफ पैरों को ले जाएंगे, श्वास लेते हुए वापस बीच में आ जाएंगे। रिलैक्स करें। बेहद उपयोगी है ये अश्वासन का अभ्यास, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके कमर में दर्द रहता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, डायबिटीज जिनको रहता है, प्रोस्टेट की शिकायत जिनको रहती है या कमर पर एक्स्ट्रा फैट जिनको रहता है, उनके लिए बेहद उपयोगी है। शारीरिक थकावट को दूर करता है इस अश्वासन का नियमित अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें घुटनों में दर्द हो तो जबरदस्ती इस तरह से पैरों को मोड़कर इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज का योग मंत्र है, हमें प्राणायाम करते समय या फिर योगासन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि श्वास की प्रक्रिया केवल नासिकाओं से करें, अर्थात मुंह को बंद रखें और श्वास नाक से ले और नाक से ही छोड़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे योग की एक नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। तुम्हारा अनुदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन
धन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अन्नदाता कार्यक्रम। आइए देखें क्या खास आज के इस कार्यक्रम में। आम के बागानों में समसामयिक प्रबंधन, मछली के आहार प्रबंधन पर जानकारी, अगर फलों के अंतर्गत आम की बात करें तो यह काफी लोकप्रिय फल है, इसलिए तो इसे फलों का राजा कहा जाता है। हमारे प्रदेश के अंदर हर हिस्से में आम के छोटे बड़े बाग मिलते हैं। बागवान भाइयों, इस समय आम के पेड़ों पर बौर देखा जा रहा है और यह बौर अब धीरे धीरे फल में परिवर्तित हो रहे हैं और यह अवस्था आम के बाग से अधिक फलन हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु प्रायः देखा जाता है कि बागवान भाइयों द्वारा इस अवस्था पर विशेष देखरेख नहीं करते या फिर अज्ञानतावश इसमें किए जाने वाले कार्यों में ध्यान नहीं देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फलों का झड़ना तथा विभिन्न रस चूसक कीटों द्वारा आम के बौर को नुकसान पहुंचाने के कारण आम के बाग में कम फलन होती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति पेड़ कम एवं गुणवत्ताहीन फल की प्राप्ति होती है, जिससे कि आने वाले समय में बाग से बहुत कम लाभ की प्राप्ति होती है। अतः किसान भाइयों, यदि आपके पास फलन अवस्था वाले आम के बाग हैं तो इस समय किन किन कार्यों को करना है, इस पर जानकारी दे रहे हैं ग्राम तीतरो सहारनपुर के प्रगतिशील बागवान राजकुमार सिंह। मेरा नाम राजकुमार सिंह है, उद्यान रत्न की मुझे उपाधि मिली है। किसान भाइयों, इस समय आपके आम के बाग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप अपने बागों की इस समय आप हल्की जुताई करें, आप गहरी जुताई बिल्कुल ना करें, और अगर आपके यहाँ पे नमी की कुछ कमी है तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान करें। तो आप जैसे आपके फूल से फल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है तो आप फल जब मटर के आकार का हो उस समय आप हल्की सिंचाई कर सकते हैं। और अगर पर्याप्त आपके बाग में नमी है तो आप जैसे ही मटर से कुछ अगर आकार बड़ा हो जाए उसके बाद ही आप सिंचाई करें। सिंचाई में ये खास बात ध्यान देने की होती है कि आप जो है बाग में जो आप सिंचाई करें उसको आप क्यारे निकाल के हल्की सिंचाई का ही आप कोशिश करें, क्योंकि ज्यादा नमी के कारण भी कई बार कीट पतंगों का और फंगस वाली बीमारियों का बहुत अधिक असर होता है। और आप अपने बाग की साफ सफाई पे भी पूरा ध्यान दें, इससे आपको कीड़े और फफूंद और इन सब कई सारी चीजों से आपको काफी राहत मिलेगी और आपका बहुत अच्छा उत्पादन होगा। तो कुछ खास कीड़ों का भी इस समय आक्रमण होता है। एक तो मिली बग जो नीचे जमीन से अपने अंडे देके और उसमें से उसके अभी जो उसके छोटे निम्फ है वो अभी ऊपर आपके पेड़ के जो नई कोपले हैं और फूल है उसके ऊपर वो आके बैठ जाती है और धीरे धीरे उसका रस चूसती रहती है और वो अपना बहुत भारी नुकसान करती है, जिससे कई नुकसान इस तरह से हैं। एक तो आपके जो फूल है उसको वो नष्ट कर देंगी और धीरे धीरे उसके ऊपर एक वो जो अपना स्राव छोड़ती है वो बाद में फिर काले रंग का हो जाता है, उससे आपका फूल भी नष्ट हो जाता है, फल भी नष्ट होता है और जो फल बच भी जाता है आपके जैसे ही आपके फल तोड़ने का जब समय आता है तो बारिश जो होने के बाद उस समय उनके ऊपर जो काले रंग का धब्बे और कई बार पूरा फल भी काला हो जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए पेड़ के ऊपर, आपकी पत्तियों के ऊपर, फूल के ऊपर अगर इस समय मिलीबग जिसको कड़ी कीट भी बोलते हैं अगर उसका आक्रमण है तो उसकी रोकथाम के लिए फिर आपको रासायनिक छिड़काव करना पड़ेगा। कुनाल फोस का आप 1.5 से 2 ml प्रति लीटर, साथ में 1 ml प्रति लीटर
आप नुआन, इसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको इस कीट से आपको काफी राहत मिलेगी। दूसरा, इस समय जो मैंगो हॉपर, भुनगा कीट भी बोलते हैं इसको, कई मच्छर भी बोलते हैं, तो ये इसका भी आक्रमण होता है। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आपके बोर के ऊपर आपकी एक बोर की टहनी के ऊपर कम से कम 3 या उससे ज्यादा अगर आपको हॉपर के आपको वो दिखाई देते हैं कीड़े, इसमें आपने जो आप मिलीबग के लिए अगर कुनाल फोस का प्रयोग कर रहे हैं तो कुनाल फोस भी इसके लिए एक उपयुक्त दवाई है, उसके स्प्रे से भी आपको इससे राहत मिल सकती है। आपके फफूंदी का भी असर आता है, तो फफूंदी के रोकथाम के लिए भी आप जो है सल्फर, अगर आप 90% सल्फर आप अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर। दूसरा, क्योंकि इस समय जो बोर है उसके ऊपर आपको काले काले निशान भी हल्के से दिखाई देते हैं, बिंदियां काली, तो कुछ एंथ्रेक्नोज, जिसको कालावरण रोग भी बोलते हैं, उसका भी असर दिखाई देता है। तो आप उसके लिए इस समय आप बाविस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर, कार्बेंडाजिम आप उसको 1 ग्राम प्रति लीटर अगर इसी स्प्रे में आप अपने इंसेक्टिसाइड के साथ अगर मिलाकर उसके साथ प्रयोग करें तो आपको दोनों चीजों से आपको बहुत राहत मिलेगी और आपका जो फल का उत्पादन है वो गुणवत्तायुक्त होगा और बहुत अच्छा उत्पादन होगा। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे राज्य में मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आया है और हमारे किसान भाई उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इस व्यवसाय को कर रहे हैं। परंतु इस व्यवसाय से अच्छा लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जब मछलियों के खान पान का उचित प्रबंधन किया जाए और यहीं पर हमारे किसान भाई लापरवाही कर जाते हैं। मछलियों के वृद्धि विकास हेतु उनको संतुलित आहार नहीं प्रदान करते तथा कब, कैसे और कितना और किस प्रकार की सावधानी रखी जाए इसके प्रति वह अनजान रहते हैं, जिससे तालाब के अंदर मछलियों का विकास कम होता है और मत्स्य पालक को उचित लाभ नहीं प्राप्त होता है। अतः किसान भाइयों, किस प्रकार से करें हम तालाब में मछलियों के लिए आहार प्रबंधन, आज यही बताने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं मत्स्य विभाग वाराणसी के सहायक निदेशक मुकेश कुमार सरन। आप अवगत हैं कि हमारा प्रथम त्रैमास जो होता है वो शुरू हो चुका है। इसमें अब हमारे मत्स्य पालन के दृष्टिकोण से, मत्स्य निकासी के दृष्टिकोण से, मत्स्य उत्पादन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है। इस समय जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का महीना होता है, ये मत्स्य वृद्धि के लिए, संवर्धन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा समय होता है कि जिस समय मछलियां अपने निर्धारित भार से अधिक गेन करती हैं, प्राप्त करती हैं। जो मछली अभी तक के जो पिछले 6 माह में या 5 माह में 200, 300, 400 ग्राम की होगी, वो इस 4 माह में बढ़ करके 0.25 किलो, 1 किलो तक हो जाएगी। चूंकि दिसंबर और जनवरी के माह में किसी भी प्रकार का मत्स्य आहार या मत्स्य उर्वरा, चाहे वो कार्बनिक हो या अकार्बनिक हो, वो नहीं दिया जाता है। चूंकि धीरे धीरे पानी का तापमान बढ़ रहा है और इस समय वर्तमान में यदि देखा जाए तो इसका तापमान लगभग 20 से 22 डिग्री के आसपास होगा, जो कि मछलियों की वृद्धि के लिए बहुत ही अति उत्तम तापमान माना जाता है। मछलियों की वृद्धि के लिए उत्तम तापमान होता है वो 22 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक के बीच में माना जाता है। इस डिग्री में यदि इसके दौरान तापमान रहता है तो हमारी मछलियों की वृद्धि के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक होता है, जिस कारण ये आवश्यक हो गया है कि अब इस टेम्परेचर का, इस तापमान का लाभ लेते हुए मत्स्य पालक भाई अपने तालाबों में अपनी मछलियों को, उनको उत्तम पोषण और मत्स्य आहार उपयोग करें। जैसा कि मत्स्य आहार का है, उसमें ज्यादातर मत्स्य आहार बाहर से पैलेटेड फीड्स के रूप में भी आ रहा है, जो कि फ्लोटिंग भी है और समर्स्ड भी होता है। वैसे बेस्ट ये होता है स्थानीय स्तर पर उपलब्ध आहार का उपयोग कर सकते हैं। आप प्रतिदिन सुबह एक बार दे सकते हैं या यदि आवश्यकता हो तो शाम को भी एक बार दे सकते हैं।
उसका जो गणना है, आहार की गणना है, वो हम इस प्रकार करते हैं कि यदि आपके तालाब में 1 कुंटल मछली है अनुमानतः, तो हम दिन में एक बार उनको 3 से 4 किलो का आहार बना करके उनको देते हैं। उसमें कई तरीके से दिया जा सकता है। तालाब से पानी निकाल के उसको आटे की तरह से गूंथ के गोला बना लेते हैं और उस गोले को जगह जगह पर एक बास्केट यानी टोकरी जो है पानी के अंदर आधा मीटर लटका करके उसमें रख देते हैं, जिससे मछलियां वहां पे आकर के वो अपना खाना प्राप्त कर सकती हैं। इसमें देखने की बात यह होती है कि यदि आपका खाना पूरी तरह से उपयोग हो